शेख चिल्ली की अय्यारियां पार्ट नंबर 9। सामरी जादूगर ने एक लंबी हड्डी शेख चिल्ली के हवाले की और कहने लगा, ये तिलिस्मी हड्डी है, जो बला भी तुम्हें खाने के लिए लपके हड्डी का रुख उसकी तरफ कर देना। हड्डी से शोले निकलकर बला को जला डालेंगे और वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। यूं तुम इस दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे जिस पर वो नाग रहता है। अच्छा, क्या दरख्त पर नाग का घोंसला है? शेख चिल्ली ने हैरत से पूछा। नहीं बेवकूफ, नाग कहीं घोंसलों में रहते हैं, सामरी ने हंसकर कहा। वो दरख्त के एक सुराख में रहता है। बेहतर, लेकिन मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगा? शेख चिल्ली ने सवाल किया। इस बैंड से, सामरी ने मेज पर रखी बीन उठाकर कहा। तुम बीन बजाओगे तो नाग बाहर निकल आएगा और झूमने लगेगा। जब वो गाफिल हो जाए तो तलवार मारकर इसका सर उड़ा देना। तेरान द्यू जहां भी होगा फौरन मर जाएगा। शेख चिल्ली ने इसका शुक्रिया अदा किया और दोनों चीजें लेकर संदल के हमरा महल से निकल आया। अब इसे मौत की वादी में पहुंचना था। तेरान द्यू के महल पहुंचकर इसने संदल से कहा, संदल, तुम मौत की वादी में ना जाओ, बड़ी खतरनाक जगह है। नहीं हुजूर, मैं यहाँ तन्हा रहकर क्या करूंगी, मुझे साथ ले चलिए। संदल बोली, अरे नादां, मैं वहां बलाओं से लड़ूंगा या तुम्हें बचाऊंगा? शेख चिल्ली ने खफा होकर कहा। तो मैं यहाँ ठहरने की बजाय मौत की वादी के बाहर ठहर जाऊंगी, संदल ने कहा। अच्छा, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आओ, शेख चिल्ली ने मजबूर होकर कहा। ठीक इसी लम्हे आसमान से एक द्यू जमीन पर उतरता दिखाई दिया। संदल जल्दी से बोली, यही है तेरान द्यू। तेरान द्यू ने उन्हें देखा तो आदम बू कहता हुआ उनकी तरफ लपका। ठहर जाओ आदम शू के बच्चे, शेख चिल्ली ने कड़क कर कहा, वरना खाम बुना दूंगा। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि आज शिकार खुद चलकर यहां आया है। तेरान द्यू रुके बगैर आगे बढ़ता हुआ बोला, खबरदार, मेरे करीब मत आना तेरान, वरना कर दूंगा परेशान। शेख चिल्ली दहाड़ा, जानते नहीं कि मैं सामरी जादूगर का भाई गड़बड़ जादूगर हूं, एक ही फूंक में भस्म कर डालूंगा। ओ, तेरान द्यू कहता हुआ हैरत से बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सामरी के भाई हो? शेख चिल्ली ने सफेद द्यू की मूछ का बाल निकालकर इसे बल दिया और बाल अजदा बनकर जमीन पर रेंगने लगा। वाकई तुम तो जबरदस्त जादूगर हो, तेरान द्यू बोला। लेकिन इधर क्या करते फिर रहे हो? मैं सामरी से मिलने गया था, अब वापस जा रहा हूं, शेख चिल्ली ने कहा। मैंने सुना है कि इसने तुम्हारी जान एक नाग में बंद कर रखी है। वो किस किस्म का नाम है? सुनहरी रंग का 4 मुंह वाला नाग है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तेरान द्यू बोला। बस यूं ही, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा। ऐसा करो कि इस लड़की को अमानत के तौर पर चंद दिन अपने महल में रख लो। मैं परिस्तान से बाहर जा रहा हूं, वापस आकर ले लूंगा। ये तुम्हारी बीवी का दिल बहलाया करेगी। बेहतर, मगर ये है कौन? तेरान द्यू ने पूछा। ये मेरी बीवी संदल है, शेख चिल्ली बोला। लेकिन खबरदार, इसे हड़प करने की कोशिश मत करना, वरना सामरी से कहकर सुनहरी नाग में से तुम्हारी जान निकलवा दूंगा। बेफिक्र रहो, मैं मेहमानों को उंगली भी नहीं लगाता, तेरान द्यू ने हंसकर कहा और संदल को साथ लेकर अपने महल में दाखिल हो गया। शेख चिल्ली भी मुतमिन होकर वहां से चल पड़ा। मौत की वादी की तरफ चलते हुए असदा शेख चिल्ली की रहनुमाई कर रहा था। जल्द ही वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। शेख चिल्ली एक पहाड़ी पर चढ़ा और इसने दूसरी तरफ झांका। नीचे वसी अरीज वादी दरख्तों और झाड़ियों से भरी हुई थी और वहां मुख्तलिफ शक्लों की खौफनाक और बड़ी बड़ी बलाएं घूम रही थी। पहले तो शेख चिल्ली बहुत डरा, फिर इसे याद आया कि इसके हाथ में सामरी की हड्डी है जिससे वो अपना बचाव कर सकता है।
चुनांचा वो हिम्मत बांध कर वादी में उतरने लगा। चलते चलते इसने असदे को दोबारा बाल बनाकर जेब में रख लिया। लीक जो ही इसने वादी में कदम रखा, एक बहुत बड़ी बला इसकी तरफ रेंगने लगी। वो बला हाथी से 3 गुना भारी भरकम और खौफनाक थी। इसके सर पर 4 सींग थे, जबकि इसकी नाक हाथी की सूंड की मानद लंबी थी और कद जराफा जितना ऊंचा था। वो मुंह से भयानक आवाजें निकालती शेख चिल्ली की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। शेख चिल्ली ने फौरन सामरी की दी हुई हड्डी इसकी तरफ सीधी कर दी। हड्डी से फौरन ही शोले निकलकर इस बला के चेहरे से टकराए और इसका चेहरा झुलस गया। वो चीखती चिकारती हाय बाय करती बाएं जानब चली गई और एक पहाड़ी गहार में घुस गई। शेख चिल्ली दिल ही दिल में हंसा और आगे बढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक दाएं जानिब एक चट्टान की आड़ से एक शेर इसकी तरफ झपटा। इस शेर के 2 मुंह थे और दांत लंबे लंबे। वो दांत कचकचाता हुआ शेख चिल्ली की तरफ आ रहा था। शेख चिल्ली गिर्रा कर बोला, रुक जाओ वरना एक ही फूंक में फना कर डालूंगा। लेकिन 2 मुंह वाले शेर पर इसकी धमकी का कोई असर न हुआ। तब शेख चिल्ली ने हड्डी इसकी तरफ सीधी। हड्डी शोले निकलकर इस बला पर पड़े और वो खौफनाक अंदाज में चीखती हुई एक तरफ भाग निकली। तब शेख चिल्ली आगे बढ़ने लगा। दूसरी बलाएं भी खौफजदा हो चुकी थी और किसी को शेख चिल्ली के करीब आने की जरूरत ना हो रही थी। शेख चिल्ली को इस दरख्त की तलाश थी जिस पर सुनहरी नाग रहता था। वो इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। अचानक सामने से एक बड़ा अजदहा आता दिखाई दिया। इस अजदहे के 3 फन थे और वो खौफनाक अंदाज में फुनकार रहा था। इसकी लंबाई 20 गज के करीब थी, जबकि वो किसी हाथी की मानिद मोटा था। शेख चिल्ली ने सोचा कि अपने असदे को इसके मुकाबले में भेजा जाए। इसने बाल निकालकर इसे मरोड़ा तो बाल असदा बन गया। इस असदे को हलाक कर दो, इसने तिलिस्मी असदे को हुक्म दिया। तिलिस्मी असदा 3 मुंह वाले असदे की तरफ लपका, लेकिन जो ही वो करीब पहुंचा, बड़े असदहाने ने इसे अपने मुंह में पकड़ कर काट डाला और तिलिस्मी असदे के 2 टुकड़े हो गए। वो खौफनाक असदा दोबारा शेख चिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। शेख चिल्ली को तिलिस्मी असदे के मारे जाने का अफसोस हुआ। इसने तिलिस्मी असदे की तरफ सीधी कर दी। हड्डी से शोले निकलकर असदे पर पड़े और इसके जिस्म में आग लग गई। आन की आन में असदा जलकर कोयला हो गया। शेख चिल्ली ने इत्मीनान का सांस लिया और आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि करीबी झाड़ी में छुपे हुए एक बहुत बड़े बंदर ने इस पर छलांग लगाई और शेख चिल्ली जमीन पर लटकता चला गया। तिलिस्मी हड्डी इसके हाथ से छूट गई थी। बंदर बहुत भयानक और खूंखार मालूम होता था। शेख चिल्ली खौफ से कांपने लगा। बंदर दोबारा इसकी तरफ बढ़ा। खुदा के लिए मुझे कुछ ना कहो, शेख चिल्ली हाथ जोड़कर बोला। क्यों, क्या तुम खुदा के गधे हो? बंदर घर्राया। नहीं, मैं यतीम मस्कीन और परदेसी हूँ, शेख चिल्ली बोला। ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि तुम यतीम हो और तुम्हें मौत की वादी में नहीं आना चाहिए, बंदर ने हंसकर कहा। शेख चिल्ली की समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमखोर बंदर से खुद को कैसे बचाया जाए। दफ्तर से एक बहाना सूझ गया। इसने आदमखोर बंदर से कहा, अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो एक काम करो, जल्दी बताओ, मैं ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकता। बंदर घर्राया। मुझे भूख लगी है, काम सिर्फ इतना है कि अपनी जगह से 10 कदम पीछे हट जाओ और मुझ पर दोबारा छलांग लगाओ, शेख चिल्ली बोला।